गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस में चैप्टर 16 लाइट पढ़ा था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 17 द नाइट स्काई पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम गैलेक्सी, स्टार्स, मून, सोलर सिस्टम एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इफ़ यू सी इन द स्काई एट नाइट यू कैन सी द मून एंड काउंटलेस स्टार्स। तो रात के समय में स्टूडेंट्स हमने टिमटिमाते आकाश में बहुत सारे तारे और चंद्रमा को देखा है। द फैसिनेटिंग साइट ऑफ द नाइट स्काई क्रिएट्स अवर इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। तो रात के समय का ये जो मनमोहक दृश्य होता है, ये हमें जो एस्ट्रोनॉमी होती है, एस्ट्रोनॉमी को खगोल विज्ञान कहते हैं। तो खगोल विज्ञान के संबंध में हमें ये रुचि पैदा करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है। और एस्ट्रोनॉमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ, इट इज़ अ साइंस दैट स्टडी दैट डील्स विद द सेलेस्टियल बॉडीज़। तो एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अभी सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो कि आकाश में पाई जाती हैं, अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, और जैसे कि प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं और गैलेक्सी हैं। तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। और ऐसे साइंटिस्ट जो कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है इनके बारे में पढ़ते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। और हिंदी में इन्हें खगोल शास्त्री या खगोल वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगेन विद अ वायलेंट एक्सप्लोजन अबाउट 15,000 मिलियन ईयर्स अगो। तो बहुत सारे ऐसे खगोल वैज्ञानिक थे जो कि ऐसा मानते थे कि 15,000 जो करोड़ वर्ष पहले की बात है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक वायलेंट एक्सप्लोजन था। और हमारा जो यूनिवर्स है इसकी जो शुरुआत है वो वायलेंट एक्सप्लोजन के साथ हुई थी, ये पुराने खगोल वैज्ञानिक मानते थे। और दिस ह्यूज एक्सप्लोजन विच साइंटिस्ट कॉल बिग बैंग। तो ये इस ह्यूज एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन विस्फोट, तो ये विशाल काय जो विस्फोट है या विशाल विस्फोट है, इसे साइंटिस्ट बिग बैंग कहते थे। और scattered hot gases in all directions and eventually galaxies, stars and planets and many other objects in the sky are called celestial bodies. अब इसे बिग बैंग कहते थे। और यहाँ पर जो है बहुत सारी हॉट गैसेस पाई जाती थी जो कि सारी दिशा में होती थी, और इसमें गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे आकाश में अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी द यूनिवर्स एंड द हेवनली बॉडीज़ और सेलेस्टियल बॉडीज़। तो हेवनली बॉडीज़ और सेलेस्टियल बॉडीज़ को जो है ये एक ही वर्ड है और इसका मीनिंग एक ही है। और इनके बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। अब गैलेक्सी क्या होती है? A galaxy is the collection of millions of stars, gas, dust, and a large amount of dark matter. The universe is made up of billions of galaxies, each having innumerable stars and celestial bodies. तो गैलेक्सी जो है इसमें बहुत सारे तारे पाए जाते हैं, गैस, धूल और बहुत ज़्यादा अमाउंट में डार्क मैटर पाया जाता है। और यूनिवर्स जो है खरबों गैलेक्सी से बना है। मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें खरबों की संख्या में गैलेक्सीज या आकाशगंगा पाई जाती हैं। गैलेक्सीज को मिल्की वे भी कहते हैं और हिंदी में इसे आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसी आकाशगंगा हम जानते हैं इसे बहुत सारे, मतलब अनकाउंटेबल, इननंबरेबल जो है स्टार्स पाए जाते हैं और सेलेस्टियल बॉडीज पाई जाती है। गैलेक्सीज आर ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स। तो गैलेक्सीज जो होती हैं वो अलग अलग साइज और शेप्स में पाई जाती हैं। इनके अलग अलग साइज और शेप्स होते हैं, आकार और आमाप होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर रेगुलर एंड सम आर नॉट। तो कुछ जो ऐसे होते हैं गैलेक्सीज के साइज और शेप जो कि रेगुलर होते हैं और कुछ जो है वो रेगुलर नहीं होते हैं। द गैलेक्सीज ऑफ विच द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ इज कॉल्ड मिल्की वे। तो गैलेक्सी जो कि अर्थ का पार्ट है उसे मिल्की वे कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। इट हैज़ अ स्पाइरल शेप, इसका शेप स्पाइरल शेप है, गोल। आप देखेंगे इस तरह स्पाइरल शेप है।
और सोलर सिस्टम इज़ एट वन ऑफ इट्स एजेस, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है इसकी एजेस पर पाया जाता है, ठीक है। ग्रेट दैट द डिस्टेंस बिटवीन हेवनली बॉडीज इज सो ग्रेट दैट द मीटर और किलोमीटर्स बिकेम इनसफिशिएंट फॉर मेजरमेंट। तो हमारे अर्थ, हमारा जो प्लैनेट है उससे और हेवनली बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, ये मीटर्स और किलोमीटर्स में नापना जो है इनसफिशिएंट मेजरमेंट होता है। इसे हम मीटर किलोमीटर्स में माप नहीं पाते हैं। और इंस्टीड ए लार्जर यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर, तो इनको मेज़र करने के लिए, क्योंकि दो हेवनली बॉडीज़ जो है वो इतने डिस्टेंस में होती हैं, इतनी दूर दूर होती हैं, तो इनके बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम मीटर्स या किलोमीटर्स की यूनिट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसे मेज़र करने के लिए लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। तो हेवनली बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो यूनिट का यूज़ किया जाता है उसका नाम है लाइट ईयर, और इससे हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब 1 ईयर में जो वन लाइट जो है, 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो 1 लाइट ईयर किसे कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है जो लाइट होती है उसके द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो स्पीड है, इंटेंसिटी है, उसके इक्वल होता है। लाइट की इंटेंसिटी को मीटर पर सेकंड में मेज़र किया जाता है, और स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लिकेशन हम अगर 1 ईयर में कर दें, एक साल में, और सेकंड, एक साल में कितने सेकंड्स जो होते हैं, तो उसमें जो है हमारा 1 लाइट ईयर निकल आएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 1 ईयर में हम जानते हैं 365 डेज होते हैं, और एक दिन में हम जानते हैं 24 आवर्स होते हैं। एक घंटे में जो है 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस तरह से पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। ना स्टार्स यानी तारे। स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेज, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो स्टार जो होते हैं ये बहुत बड़ी बॉल के शेप में होती है, और इनमें जो है ग्लोइंग गैसेस पाई जाती हैं, चमकने वाली गैसेस पाई जाती हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करती हैं, और स्टार्स में जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस प्रेजेंट होती हैं। केमिकल रिएक्शन इनसाइड द स्टार रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो इनके बीच में जो इनमें केमिकल रिएक्शन होती है स्टार्स में, और इस वजह से जो है ह्यूज अमाउंट में एनर्जी हीट और लाइट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। दिस रिएक्शंस गो ऑन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये रिएक्शन जो है करोड़ों वर्ष तक चलती है। और द सन इज ऑल्सो अ स्टार, तो सन, हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है। इट अपियर्स बिगर एंड ब्राइटर देन द अदर स्टार्स बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। और सन एक तारा है, और तारा होने के बाद भी इतना बड़ा और इतना चमकीला क्यों दिखाई देता है? इसका एक रीज़न ये है कि ये जो है अर्थ से नियरेस्ट स्टार होता है। बाकी जो रात के समय में जो तारे दिखाई देते हैं वो इतने छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि अर्थ से वो काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, और ज़्यादा दूरी होने की वजह से ये छोटे दिखाई देते हैं। द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन इज अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स। तो सन से सन जब हम जानते हैं मॉर्निंग में जो सनलाइट, जो सन राइजेस होता है, और सनराइज होता है, और उसमें जो लाइट निकलती है, और ये जो लाइट है ये ट्रैवल करने के लिए, यानी जो है हम बात करें तो आकाश से यानी स्काई से ये जो सनलाइट निकलती है, इसे अर्थ की सरफेस में पहुंचने में 8 मिनट, या हम कह लें 8 मिनट 30 सेकेंड्स का समय लगता है, ये अप्रॉक्सीमेटली है। और ये लाइट की इंटेंसिटी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है। और सनलाइट को सन हमारे अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस पर होता है, ये करीबन 30 लाख मिलियन से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है। और इतनी डिस्टेंस होने के बाद भी लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि
दिन के समय में जो सनलाइट है उसे सिर्फ 8 मिनट्स और 30 सेकंड का समय लगता है अर्थ पर आने में। ठीक है, द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार्स, अब सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार्स हैं जो कि अर्थ से नियरेस्ट हैं उनका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी एंड अल्फा सेंचुरी। और ये जो है 4 लाइट ईयर्स अवे है, मतलब 4 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। यहाँ पे स्टेलर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ दी गई है सभी की। सन की जो है 8 लाइट मिनट्स दी गई है, और प्रोक्सिमा सेंचुरी 4.2 लाइट ईयर्स है, अल्फा सेंचुरी 4.3 लाइट ईयर्स है, बर्नार्ड्स स्टार जो है 5.96 लाइट ईयर्स है, सीरियस है 8.7 लाइट ईयर्स, और सिग्मा जो है ये 11.6 लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर है। और स्टेलर का मतलब होता है स्टार। ठीक है, और ये जो है लाइट ईयर्स का मतलब होता है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है उसे लाइट ईयर्स कहा जाता है। और वी कैन नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट एंड द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो हम जो है स्टार्स को दिन के समय में इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि सनलाइट जो है बहुत ही ब्राइट होती है, और अर्थ जो है वो अपना रोटेशन करती है एक इमेजिनरी एक्सिस पर, और ये जो इसका रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। और इस रोटेशन की वजह से, ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ, वी फील दैट स्टार्स आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इस रोटेशन की वजह से हम फील करते हैं कि जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सिमिलरली एवरीथिंग ऑन द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अलॉन्ग विद इट, एंड स्टार्स विच आर फॉर फ्रॉम द अर्थ अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो सारी चीज़ें जो कि अर्थ जैसे कि अगर हम बात करें जो अर्थ पर सारी चीज़ें वो सभी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है अर्थ के साथ ही, और स्टार्स जो कि अर्थ से काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। फॉर सेम रीज़न द अर्थ अपीयर्स टू द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। और इसी वजह से इसी कारणवश जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है और अस्त जो है पश्चिम दिशा में होता है। However, there is one star in the northern hemisphere that always appears to be stationary and at the same position. It is known as Polaris or pole star और ध्रुव तारा। तो फिर भी एक स्टार ऐसा है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और ये हमेशा फिक्स्ड स्टेशनरी रहता है, और ये एक सेमी पोजीशन में रहता है। इसे पोलरिस, पोल स्टार और ध्रुव तारा भी कहते हैं। और सिमिलरली द पोल स्टार इज लोकेटेड जस्ट अराउंड द पॉइंट वेयर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द सेलेस्टियल स्फीयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो पोल स्टार है वो कहाँ पाया जाता है, पोल स्टार जो है एक ऐसे पॉइंट पर पाया जाता है जहाँ अर्थ के रोटेशन की एक्सिस जो है एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सेलेस्टियल स्फीयर से मिलती है। पोल स्टार जो है इसका यूज़ सेलर्स के द्वारा, नेविगेटर्स के द्वारा गाइडेंस के लिए किया जाता है, और ये रात के समय में गाइडेंस देता है सेलर्स और नेविगेटर्स को, यानी नाविक को, जो कि इससे क्या होता है स्काई की इसकी स्टेशनरी पोजीशन जो है रात की दिशा को बताती है। कॉन्स्टेलेशन को सप्तऋषि या तारामंडल कहते हैं। इसे कॉन्स्टेलेशन को तारामंडल कहते हैं। और समटाइम्स स्टार्स कैन बी सीन अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न इन द स्काई, और द स्टार्स फ्रॉम सर्टेन रिकॉग्नाइजेबल शेप्स एंड फिगर्स कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। तो कई बार हमने देखा है कि स्टार्स जो है स्काई में एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, और इस शेप को हम इस उनके शेप को, उनके फिगर को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और यही जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है टुगेदर ज्वाइन होते हैं और एक शेप प्रोवाइड करते हैं, एक आकृति बनाते हैं, और इन्हें कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड 88 कॉन्स्टेलेशंस सो फार। सम कॉन्स्टेलेशंस आर विजिबल इन समर एंड सम इन विंटर। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक जो है 88 कॉन्स्टेलेशन की खोज की है, का पता लगाया है, और कुछ कॉन्स्टेलेशन ऐसे होते हैं जो गर्मी में दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो विंटर में दिखाई देते हैं। वी कैन
assess the seasons as well as direction from the position of the constellations. Some commonly seen constellations are Ursa Major or Great Bear, Ursa Minor or Little Bear, Orion or the Hunter, and Scorpius. तो स्टूडेंट्स पुराने समय में जो है तारों की दिशा को और पोजीशन को देखकर ही सीज़न का पता लगाया जाता था। और कुछ ऐसे कॉमन कॉन्स्टिलेशंस हैं। अर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहते हैं और अर्सा माइनर को लिटिल बियर कहते हैं। पहले हम अर्सा मेजर के बारे में पढ़ेंगे। दिस कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स arranged in the shape of a spoon or a dipper. For the reason the constellation is also called Big Dipper. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये इसका फिगर दिखाई दे रहा है अर्सा मेजर का। तो आप देखोगे किस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये स्पून के शेप का दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4 ये 4 स्टार्स है। ये स्पून का जो है ये जो डिपर पार्ट होता है उसको बता रहे हैं और ये टेल वाला पार्ट बता रहे हैं, बचे हुए 3 स्टार जो है। आप देख सकते हो ये टोटल 7 स्टार से एक कॉन्स्टिलेशन बना है, एक तारामंडल बना है और इससे सप्तऋषि भी कहते हैं और सप्तऋषि तारामंडल भी बोलते हैं इसे। तो 7 स्टार्स अपना एक कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं और इसमें ये स्पून का शेप आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया। स्पून का जो हैंडल है वो 3 स्टार्स मिलकर बना रहे हैं और 4 स्टार जो है इसका डीपर पार्ट जो होता है वो बना रहे हैं। अर्सा माइनर और लिटिल बियर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इसे अर्सा माइनर या लिटिल बियर कहते हैं। और ये ऐसा कॉन्स्टिलेशन होता है, इसमें भी 7 स्टार्स पाए जाते हैं और ये स्टार जो है अर्सा मेजर की तरह ब्राइट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अर्सा माइनर के जो स्टार्स होते हैं वो अर्सा मेजर की कंपैरिजन में ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं। और इनकी जो पूंछ होती है ये टेल आप देखेंगे 3 स्टार से बनी और 4 स्टार से जो है इनका ये जो फ्रंट पार्ट है वो बना है। और ये इनकी जो टेल है ये कॉन्स्टिलेशन से बनी है और ये जो है नदन गर्मी के दिनों में नदन स्काई में दिखाई देते हैं। ओरियन और हंटर, दिस कॉन्स्टिलेशन हैज़ 7 ब्राइट स्टार्स अलॉन्ग विद सेवरल फेंट वंस। तो ये आप ओरियन देख सकते हो, तो इसमें जो है 7 ब्राइट स्टार्स एक साथ है और एक कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं टुगेदर। और दे टेक द शेप ऑफ अ हंटर विथ 4 ब्राइट स्टार्स मार्किंग द शोल्डर्स एंड लेग्स ऑफ द हंटर एंड 3 स्टार्स फॉर्मिंग द हंटर्स बेल्ट कॉल्ड द बेल्ट ऑफ ओरियन। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 1 2 3 4 आप यहाँ देखेंगे तो ये जो हंटर का शेप दिख रहा है आपको, एक जो शिकारी होता है उसका शेप बना हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर इसके हाथ में ये जो है धनुष है और यहाँ पर जो है एक एरो जैसी स्ट्रक्चर है यहाँ पर बनी हुई है और शिकारी हंटर की बॉडी का शेप है यहाँ पर। और 4 ब्राइट स्टार जो है इसके कंधे को बनाते हैं और जो लेग्स है हंटर के लेग्स है इसमें 3 स्टार्स बनाते हैं। यहाँ बीच में बेल्ट जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इसे बेल्ट ऑफ ओरियन कहते हैं। और द कॉन्स्टिलेशन इज़ विजिबल इन द विंटर सीजन, और ओरियन जो है विंटर सीजन में दिखाई देते हैं और इंडिया में इसे कालपुरुष भी कहते हैं। A straight imaginary lines through the stars of the belt will lead you to brightest star in the sky, the Sirius. तो जो स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन होती है इन स्टार्स के थ्रू, ये जो बेल्ट की स्ट्रेट लाइन इस तरह से दिख रही है आपको, ये जो है स्काई में ब्राइटेस्ट स्टार को बनाते हैं। इसे द सीरीज भी कहते हैं। स्कॉर्पियस क्या है? स्कॉर्पियस आप देखोगे बिच्छू के आकार के स्ट्रक्चर तारे बनाते हैं, इसे स्कॉर्पियस कहते हैं। आप देखोगे इसमें, और ये टेल वाला पार्ट जो है इसमें 6 स्टार्स लगे हैं और आगे 3 स्टार्स हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिलेशन हैज़ ऑल्सो 7 स्टार्स विच आर सो अरेंज्ड दैट द शेप फॉर्म्ड रिसेंबल अ स्कॉर्पियन। तो बिच्छू के आकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं ये 7 स्टार्स अपना आपस में ज्वाइन होकर, और ये कंप्लीट होते हैं टेल और पिंसर्स में। ये आगे वाले पार्ट को पिंसर्स और इसको टेल कहते हैं और ये गर्मी के दिनों में दिखाई देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मून, चंद्रमा। द मून इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सेलेशियल बॉडी इन द नाइट स्काई। तो रात के समय का जो प्रमुख सेलेशियल बॉडी जो है वो मून है, जो प्रोमिनेंट है, मेन है। मेन सेलेशियल बॉडी नाइट स्काई की मून होती है। ये एक नेचुरल सैटेलाइट होता है हमारे अर्थ का और इंडिया का, और ये सेलेशियल बॉडी है, ऐसी सेलेशियल बॉडी है जो कि प्लैनेट का रिवोल्यूशन करती है। सेलेशियल बॉडी का काम क्या होता है? हेवनली बॉडी यानी आकाश के जो
पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड, इनका क्या काम होता है? तो अ सेलेशियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट्स। तो ऐसी सेलेशियल बॉडी जो कि प्लैनेट का रिवोल्यूशन करते हैं वो सैटेलाइट कहलाते हैं। और हम जानते हैं प्लैनेट जो है सन का रिवोल्यूशन करते हैं और प्लैनेट का रिवोल्यूशन सैटेलाइट्स करते हैं। और सभी जो प्लैनेट्स हैं उनका नेचुरल सैटेलाइट्स होता है। और द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून होता है और ये अर्थ का रिवोल्यूशन या परिक्रमा करता है। और इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर प्लैनेट। तो ये पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इट इज़ मच स्मॉलर एंड लाइटर दैन द अर्थ। ये अर्थ से बहुत ज़्यादा छोटा और हल्का होता है। मून टेक्स 27.3 डेज टू ऑर्बिट द अर्थ। तो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। और इतने दिनों में ये अपना एक ऑर्बिट अर्थ का ऑर्बिट को रिवॉल्व करता है। और 29.5 डेज टू स्पिन वंस ऑन इट्स एक्सिस। और ये अपनी एक्सिस पर जो है 29.5 डेज में घूमता है, ठीक है। और एक बार घूमता है, ठीक है। तो सिंस बोथ द टाइम ड्यूरेशंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, तो ये दोनों टाइम ड्यूरेशन जो है ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। और 1 मून डे इज इक्वल टू अबाउट 2 अर्थ वीक्स। तो हमारे अर्थ पृथ्वी पर जो 2 हफ्ते होते हैं, 2 सप्ताह यानी 2 वीक्स होते हैं, ये चंद्रमा के एक दिन के बराबर होता है। और सिमिलरली 1 मून नाइट इज ऑल्सो अबाउट 2 अर्थ वीक्स। तो 1 मून नाइट जो होती है 2 अर्थ वीक्स के इक्वल होती है। और ये जो टाइम पीरियड होता है, द टाइम पीरियड्स ऑफ मून्स रोटेशन एंड रिवोल्यूशंस आर इक्वल। ये मून का रोटेशन और रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड ये जो है ये रिवोल्यूशन का टाइम है 27.3। तो ये अर्थ की परिक्रमा करता है 27.3 दिन में और अपनी एक्सिस पर ये रोटेट करता है 29.5 डेज में। तो ये रिवोल्यूशन है और ये रोटेशन है, दोनों का समय इक्वल है ऑलमोस्ट। तो इस वजह से जो है चंद्रमा हमें अर्थ पर दिखाई देता है। फेजेस ऑफ मून में चंद्रमा की आपने अलग अलग कलाएं या आकृतियां देखी हैं जो कि समय समय पर हमें बदलती हुई दिखाई देती हैं। इन्हें फेजेस ऑफ मून कहते हैं। और मून जो है हम जानते हैं इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। दिन के समय में जो सनलाइट निकलती है, सनलाइट के रिफ्लेक्शन से ही रात में हमें चंद्रमा चमकते हुए दिखाई देता है। और सन जो है ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सन जो है ये मून से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है, शाइन करता है। और ये रिफ्लेक्शन से रात के समय में जो है मून शाइन करता है। और ये जो डिफरेंट अमाउंट में सनलाइट होती है ये एवरीडे जो है दिखाई देती है। और ये सनलाइट का जो फेस होता है, इसका जो भाग है चंद्रमा का, ये चंद्रमा की फेजेस को बताता है। और ये फेजेस जो है एवरी मंथ रिपीट होते हैं। और ये मंथ में जो 29 डेज और 12 आवर्स होते हैं, यानी हर मंथ में ये फेजेस रिपीट होती हैं। और मून की फेजेस रिपीट होने का समय 29 डेज एंड 12 आवर्स। और अर्थ जो हमारी पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में होती है तब फुल मून डे होता है। तो पूरा चांद निकलता है। और इस समय पे जब चंद्रमा अर्थ और सन यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तब कोई भी मून डे नहीं होता है। मतलब उस दिन क्या होता है, जो है अमावस्या आती है, ठीक है। और ऑन फुल मून डे यानी पूर्णिमा के दिन पूरा चांद निकलता है, अमावस्या के दिन जो है चांद नहीं निकलता है। द मून अपीयर्स एज कंप्लीट सर्कुलर डिस्क। तो मून जो है पूर्णिमा के दिन पूरे एक गोल डिस्क की तरह दिखाई देता है। और मून का जो साइज़ है वो धीरे धीरे इसके बाद से क्या होता है, घटने लग जाता है। और 15 दिन बाद जो है कम्प्लीटली पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। द डे व्हेन मून इज़ नॉट सीन एट ऑल इज़ नोन एज न्यू मून डे। अब ऐसा दिन जिस दिन मून नहीं दिखाई देता है उस दिन नया चंद्रमा बनता है। इसे अमावस्या या न्यू मून डे भी कहते हैं। आफ्टर न्यू मून डे द मून स्टार्ट्स ग्रोइंग अगेन इन साइज एंड नेक्स्ट 15 डेज इट ग्रोज अगेन टू अ फुल सर्कुलर डिस्क, फुल मून। तो
जो न्यू मून डे यानी अमावस्या के बाद जो है हमारा चंद्रमा है फिर से ग्रो करता है, फिर से बढ़ने लग जाता है। और 15 दिन बाद जो है फिर से कौन सी स्टेज आती है, फुल मून वाली। और इस फुल मून के दिन ये फिर से पूरे गोल में और अपना पूरा रूप जो है दिखाता है, फुल मून बनता है। ठीक है। द वेरी थिन ब्राइट मून आफ्टर न्यू मून डे इज कॉल्ड द क्रेसेंट मून। अब जो बहुत पतला सा और चमकीला सा चंद्रमा दिखाई देता है, यानी जो बनना स्टार्ट कर देता है इस तरह से, आप यहाँ देखेंगे ये स्टार्ट करेगा ये न्यू मून, इसके बाद से क्रेसेंट मून। ये ब्राइट होता है, ब्राइटफुल होता है, पतला होता है, इसे क्रेसेंट मून कहते हैं। क्रेसेंट मून, गिब्बस मून। आप यहाँ देखेंगे न्यू मून के बाद ये क्रेसेंट मून बना है या क्वार्टर पार्ट, फिर धीरे धीरे इसका चंद्रमा का आधा पार्ट आया, फिर आधे से ज़्यादा पार्ट आया, इसे गिब्बस मून कहेंगे। फिर यहाँ पर फुल मून बनता है, फिर धीरे धीरे चंद्रमा फिर घटने लग जाता है, यहाँ फिर गिब्बस मून वाली स्टेज है। फिर चंद्रमा और कम होने लग जाता है, इसको फर्स्ट क्वार्टर स्टेट बोलते हैं। फिर चंद्रमा इस तरह से क्रेसेंट मून की फॉर्म में आता है, फिर ये डिसअपियर हो जाता है अमावस्या के दिन। सरफेस ऑफ मून, मून की सरफेस की बात करते हैं हम। चंद्रमा की चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं पाया जाता है। मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर अराउंड इट, सो इट इज़ हिट बाय मेटेरोइड्स एंड हैज़ थाउजेंड्स ऑफ क्रैटर्स ऑन इट्स सरफेस। तो चंद्रमा पर जो है इस पर जो है मेटेरोइड्स की टक्कर होती है, उल्का पिंड जो होते हैं इससे टकराते हैं। और चंद्रमा पर हज़ारों की संख्या में जो है गड्ढे पाए जाते हैं इसकी सरफेस पर। चांद में आपको दाग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो क्रैटर्स रहते हैं। और इसका बहुत सारे एरिया चपटा होता है और धूल के कण पाए जाते हैं, इसमें मैदान भी पाए जाते हैं और ऊंचे ऊंचे पर्वत भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो मून जो है इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसमें कोई वाटर नहीं पाया जाता है, इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। और हमने पढ़ा है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए जो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। अब ये मटेरियल मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। तो मून जो है उसका, मून पर कोई भी मीडियम नहीं पाया जाता है जिससे साउंड वेव्स वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। अब नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम यानी हमारा जो सौर मंडल होता है। और सौर मंडल में सन, 8 प्लैनेट्स और उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स पाए जाते हैं। सन जो है सोलर सिस्टम का सेंटर या हेड कहा जाता है इसे। हम जानते हैं सन एक स्टार है और ये एक अल्टीमेट सोर्स होता है हीट और लाइट का हमारी अर्थ पर। और बिना लाइट के जो है या बिना लाइट और हीट जो कि सन से निकलती है हमारे अर्थ पर, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं। अर्थ पर लाइफ पॉसिबल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एयर, वाटर और सनलाइट प्रेजेंट होती है। सनलाइट जो है वो ग्रीन प्लांट्स का फूड मेकिंग की प्रोसेस में हेल्प करती है। और अर्थ पर अगर सनलाइट नहीं होगी, नहीं पहुँचेगी, तो यहाँ अंधेरा ही होगा और यहाँ लाइफ इम्पॉसिबल होगी। ठीक है। क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो एनिमल जो है उस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो सन एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स होता है, एनर्जी जो है हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज़ करता है। ठीक है। अब आप देखोगे सन से इसकी डिस्टेंस क्या है, ये सन है और सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है मरकरी, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पाया जाता है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब प्लैनेट्स के बारे में और सैटेलाइट्स के बारे में हम